चलिए हम एक बार कल के रिवीजन कर लेते हैं जब तक और स्टूडेंट्स आ जाए। हम कल, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को साफ? यस सर। हाँ, देखिए कल हम जो पढ़ रहे थे, हम थे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो उसके अंदर हमने इंटेंशन को पढ़ा था, इसके लिए हमने बाल्फा वर्सेस बाल्फर का केस देखा था। उसके बाद हमने प्रपोजल पढ़ा था। प्रपोजल के बारे में मैंने आपको बताया था कि कब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन होता है, जहां से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले प्रपोजल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस प्रॉमिस में बन जाती है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड होता है, प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन ऐड होती है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रपोजल इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट का सबसे एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने देखा था कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अब कंसिडरेशन या तो एक्ट के फॉर्म में हो सकता है, या कंसिडरेशन प्रॉमिस के फॉर्म में हो सकता है, और या कंसिडरेशन, बताइए किस में होता है? एक्ट में होता है, प्रॉमिस में होता है, और एब्सटिनेंस। एब्स्टिनेंस। वेरी गुड। ये तीन ही तरीके का आपका जो तीन ही टाइप की कंसिडरेशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में हमने ये पढ़ा था कि कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, और कोहर्शन होता है। अभी हमने कोहर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस ही पढ़ा था। जब फ्री कंसेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखा ही जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल डेकॉइटी का और कार की सेल एंड परचेज का था। अब डेकॉइटी के लिए अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम किसी बैंक में जाएंगे और वहां पे हम डकैती करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा टोटल हम वहां से कैश लेकर आएंगे उसका हम डिवीजन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, इसका जो ऑब्जेक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक ऑफेंस को कमिट करना है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऐसा एग्रीमेंट लीगल एनफोर्सिबली बाय लॉ है ही नहीं। तो वो एग्रीमेंट के स्टेज पे ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि तीन तरीके की कैपेसिटी होती है। सबसे पहले हमने माइनॉरिटी के बारे में, कल मैंने माइनॉरिटी के लिए कौन सा एक्ट बताया था आपको? माइनॉरिटी किस एक्ट से देखते हैं हम? इंडियन मेजोरिटी एक्ट। मेजॉरिटी, इंडियन वेरी मेजॉरिटी। वेरी गुड, वेरी गुड शिवांकर। इंडियन मेजोरिटी जो एक्ट है उसके अंडर हम मेजोरिटी चेक करते हैं कि आदमी की अगर पर्टिकुलर एज वो कंप्लीट कर चुका है तो वो मेजर माना जाएगा, अदरवाइज वो माइनर की स्टेज में आएगा। अगर किसी एक्ट के अंदर पर्टिकुलर एज लिखी हुई है जो कि हम कंसिडर करेंगे एज अ माइनर के केस में, कि अगर ये एज, जैसे मैंने आईपीसी में आपको एग्जांपल दिया था कि 12 साल से कम के बच्चे के बारे में उन्होंने माइनॉरिटी में कंसिडर किया है, 12 साल से प्लस का कोई बच्चा है उसके बारे में वहां पे कोई भी बात नहीं करेगी कि अगर उसने कोई एक्ट किया है तो क्या है। लेकिन अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के में देखें तो वहां पर 18 की एज बताई गई है। अगर आप जानना चाहें कि जुवेनाइल के कौन से सेक्शन में बताई गई है तो मैं आपको बता सकता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 के अंदर ये चीज बताई हुई है कि 18 साल से कम का अगर कोई बच्चा है और उसने कोई अपराध किया है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको एज अ जुवेनाइल ट्राई किया जाएगा, ना कि एज अ एडल्ट ट्राई किया जाएगा। तो आप चाहें तो एडिशनली बात लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 के अंदर इस चाइल्ड के बारे में बता रखा है। ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं तो हमारा आता है, ये चीज हमने देख ली थी। अब इसके बाद हम आगे देखें तो ये तो हमारा कल की क्लास का रिवीजन था। अब हम आज की क्लास से शुरू करें। देखिए एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंसेप्ट होता है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये जो कंसेप्ट है ये तब अराइज होता है जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है। जब भी हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो ये प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आता है। एक्चुअली इस प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की, केवल उन्हीं को ही सूट फाइल करने का अधिकार होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज ए एंड बी थी तो केवल ये दो ही सूट फाइल कर सकती हैं, थर्ड सी डी ई ये सूट फाइल नहीं कर सकते। ये कहता है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड बी सूड, सू कर सकते हैं या सू हो सकते हैं ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज है केवल वही एक दूसरे को सू और सूट कर सकती है। दिस रूल इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, ठीक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कि केवल जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे को अगेंस्ट में और वो खुद ही सूट फाइल कर सकती है, थर्ड पर्सन उनके अगेंस्ट में और वो खुद सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले इसका जो एक्सेप्शन आता है वो आता है ट्रस्ट। जहां आपने सुना होगा ये कई जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ट्रस्ट बनी हुई होती है, और उन ट्रस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम ट्रस्टीज कहते हैं। जहां ट्रस्ट का मैटर आता है वहां पर जो वो सारे ट्रस्टीज हैं उन सबके पास है सूट फाइल करने का अधिकार। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ट्रस्ट का नाम है, हम एग्जांपल लेते हैं एबीसी, ठीक है। अब एबीसी के अंदर 11 ट्रस्टीज हैं, तो इन 11 के 11 ट्रस्टीज के पास, और अगर कॉन्ट्रैक्ट एबीसी ने किसी राम के साथ किया है, ठीक है, एबीसी एक ट्रस्ट है, उसने राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब राम के पार्ट से तो केवल राम ही सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर हम ट्रस्ट के पार्ट से देखें जो कि एबीसी ट्रस्ट है, उसमें 11 के 11 ट्रस्टीज में से कोई भी सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि ये जो ट्रस्टीज है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रस्टीज एक ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्चुअली उस ट्रस्ट की वो ट्रस्ट खुद एक पार्टी है, वो एक ट्रस्ट खुद एक पार्टी है। तो उस ट्रस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके पास राइट टू सू और राइट टू बी सूट का अधिकार है। वो सूट कर भी सकते हैं और उनके खिलाफ सूट फाइल भी हो सकता है, क्योंकि कभी ट्रस्ट खुद फाइल नहीं कर सकती सूट। हमेशा ट्रस्ट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डायरेक्टर होंगे, जो भी उसके फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर्स भी होंगे, तो वही सूट फाइल करते हैं। लेकिन जो सूट फाइल होगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने ये तो बोल दिया कि एबीसी में से एबीसी के जो 11 ट्रस्टीज हैं उनमें से कोई भी सूट फाइल कर सकता है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो सूट फाइल होगा वो एबीसी के नाम से ही होगा। वो सूट वो अगर जैसे इन 11 में से किसी का नाम श्यामलाल है, मनोहर लाल है, तो ये नहीं सूट फाइल, श्यामलाल मनोहर लाल के नाम से सूट फाइल नहीं होगा, बिकॉज श्यामलाल मनोहर लाल आर instituting a suit, or they are being defendant in a suit in the name of ABC, in the capacity of trustees of ABC। तो इसलिए ये एबीसी के नाम पे ही सूट फाइल होगा, लेकिन इस सूट को फाइल कर सकते हैं 11 में से कोई भी ट्रस्टी। पहला बताइए, ट्रस्ट वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है सूट पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। एक्चुअली पार्टीशन में क्या होता है, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, पार्टीशन में होता ये है कि जैसे ए, बी, सी और डी 4 भाई हैं और ये इनका मकान है, ठीक है। ई इनके फादर थे, उनकी हो गई डेथ। अब क्या होता है कि बी और सी ये सूट नहीं फाइल करना चाहते, बी या सी ये सूट फाइल नहीं करना, मतलब ये पार्टीशन के लिए सूट नहीं फाइल करना चाहते, लेकिन ए और डी है ये सूट फाइल करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि बी का, लेकिन जो बी का सन है वो कहता है नहीं पापा हमें सूट फाइल करना चाहिए, और सी का सन भी कहता है कि हमें सूट फाइल करना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ए और डी तो खुद आ जाएंगे सूट फाइल करने के लिए, और बी और सी के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। जहां पर पार्टीशन का कोई क्वेश्चन होता है वहां पर भी उनके अलावा भी सूट फाइल किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ही सूट फाइल करे। या चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए इसका एक आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए यही ABCD थे, ये 4 लोग थे, इन्होंने सूट फाइल करना था, और इन्होंने इनमें से ABCD में जो बी था, इसने एक किसी के साथ, बी ने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं अपना प्रॉपर्टी का शेयर तुम्हें दे दूंगा, मैं अपना प्रॉपर्टी का शेयर, फॉर एग्जांपल इसने ई के साथ किया कि मैं अपना प्रॉपर्टी का शेयर आपको दे दूंगा। ये आपको थोड़ी सी मैं एडिशनल बात बता दूं कि प्रॉपर्टी में, और अगर ये चारों जो थे वो इस प्रॉपर्टी के इनका जॉइंट मालिक थे, लेकिन किसका कितना शेयर है ये डिसाइडेड नहीं था। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रश्न के ऊपर, मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि 4 एक मकान के मालिक थे, चारों मालिक थे, इंसिस्टल प्रॉपर्टी थी, इन ABCD चारों भाइयों के नाम पे वो प्रॉपर्टी हो गई।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि बी ने बोला कि मैं फॉरेन जा रहा हूं अपना शेयर बेच के, उसने ई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अपना शेयर बेचना चाह रहा हूं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि उस मकान में बी का कितना शेयर है और बी का कौन सा शेयर है। अगर मकान के 4 कमरे हैं तो उनमें से कौन सा कमरे का जो कौन सा कमरा बी का था जो उसने ई को ट्रांसफर किया है। तो कायदे से अब अगर ई को सूट फाइल करना है, ई को सूट फाइल करना है तो या तो वो बी के अगेंस्ट में कर सकता है, और या अगर ए सी और डी का हिस्सा डिसाइड हो जाता है तो बी का ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो इन 3 के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकता है और बोल सकता है कि जी पार्टीशन का सूट है। अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले पता चले कि कौन किसका कितना हिस्सा है। आपने मुझे प्रॉपर्टी का एक हिस्सा तो मेरे नाम कर दिया, लेकिन वो कौन सा हिस्सा है मुझे ये तो बताओ। तो ऐसे में क्या होगा, पार्टीशन का सूट फाइल होगा और इन तीनों का, चारों का या इन तीनों का हिस्सा डिसाइड किया जाएगा और वो हिस्से के बाद जो हिस्सा बी का आएगा वो ई को मिल जाएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? बताइए। सर नहीं हुआ सर, मुझे नहीं हुआ। ठीक है, मैं शिवम तुम्हें वापस बताता हूँ। देखो क्या होता है पार्टीशन का सूट, पहले पार्टीशन के सूट का मतलब क्या होता है। जब भी आपके आज जैसे कोई भी एंसेस्टर्स हैं, जब भी उनकी प्रॉपर्टी होती है तो वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन दो ही तरीके से होता है, या तो वसीयत के थ्रू होता है और या एज पर हिंदू लॉ होता है। अभी हम वसीयत वाले कंसेप्ट को साइड में रखते हैं और हम हिंदू लॉ के कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। हिंदू लॉ में क्या लिखा हुआ है कि अगर फादर की डेथ होगी तो जो बच्चे हैं उनको चारों को बराबर हिस्सा मिलेगा। अब बराबर हिस्सा देने की बात तो कर दी, लेकिन उस बराबर हिस्से में आप समझ के चलिए एक घर में 4 मंजिल है, हम एग्जांपल लेते हैं, एक मकान है उसकी 4 मंजिल है और वो डेथ से पहले फादर का पूरा मकान था। फादर की डेथ के बाद चारों बच्चों में वो मकान बट गया, लेकिन अब किस बच्चे का कौन सा फ्लोर है ये डिसाइड नहीं हुआ। उनमें से एक ने क्या किया कि वो, या आप उस सी को साइड में रखो, आप चलो फोर्थ आदमी को साइड में रखो। अब वो चारों लोग हैं, अब उन चारों में से अब जो चारों लोग हैं वो अब कैसे डिसाइड हो कि किसका हिस्सा क्या होगा या किसका प्रॉपर्टी में कितना क्यों कौन कौन किसकी कौन सी बिल्डिंग होगी, कौन सा फ्लोर किसका होगा। तो क्या करते हैं उनमें से, जैसे हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि उनमें से एक आदमी ने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, एक आदमी ने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया और उसने उस बी ने उसके अगेंस्ट में पैसे ले लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो चौथा पांचवा आदमी है जो कि उनके भाइयों से अलग है, वो पांचवा आदमी वो ये बोलता है कि जी आप मुझे बताओ तो कौन सा मकान है ये। अब उसने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। अब कायदे से बी ही प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम केवल बी पे ही सूट फाइल कर सकते हैं, हम किसी और के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन जहां पार्टीशन का क्वेश्चन आता है, जहां लैंड का पार्टीशन का इशू है, प्रॉपर्टी के पार्टीशन का इशू है, तो उसके जितने भी हिस्से होते हैं उनके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने उन तीनों को पार्टी बना लिया तो प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिवीजन हो पाएगा। तो हम उन तीनों से पूछेंगे कि देखो इसने अपना शेयर तो बेच दिया है, अब तुम बताओ कि तुम इस प्रॉपर्टी में से कौन सा हिस्सा रखना चाहते हो, क्योंकि 4 में से तुम 3 हिस्से ही रख सकते हो। एक हिस्सा तो ये पांचवें आदमी के नाम पे होगा, जो जो 3 हिस्सा वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जो एक हिस्सा बचेगा वो उस पांचवें आदमी को मिल जाएगा, जो कि उनमें से एक के भाई का हिस्सा था लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो पांचवें आदमी को मिल जाएगा। एक्चुअली इसमें जो पांचवा आदमी था वो ई था, उसको कायदे से केवल बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने का अधिकार था एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। वो किसी और वो उन तीनों भाइयों के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता था। लेकिन जहां क्वेश्चन पार्टीशन का आ गया, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन नहीं हो रखा था, उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन नहीं हो रखा था, और जब तक उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो रखा था तो कैसे डिसाइड करें कि ई का कौन सा शेयर होगा। तो पहले पार्टीशन का सूट डलेगा, उसमें उन चारों भाइयों का पार्टीशन होगा कि कितनी लैंड है, और जो भी वो लैंड में से बी का शेयर होगा वो ई को ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्लियर हुआ शिवम? यस सर, हो गया। अब क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो, एक्चुअली थोड़ा सा हिंदू लॉ का कंसेप्ट है ये, अपने एक बार जब हिंदू लॉ देखेंगे तो मैं आपको और हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी आप बस पार्टीशन के सूट का ध्यान रखो कि जहां पार्टीशन का क्वेश्चन आता है वहां पे जो बाकी शेयर होल्डर्स है उनके खिलाफ भी सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कंसेप्ट एस्टॉपल का। ये एस्टॉपल एक्चुअली, शिवांकर एस्टॉपल कहां पर है एविडेंस एक्ट में? सेक्शन 115 सर। वेरी गुड। थोड़ी सी एडिशनल बात है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि सेक्शन 115 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसको हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है,
1870 ये भी 1872 का ही है, और ये भी जेम्स स्टीफन ने इसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, 1872 का है ये, आप लिख लीजिए। एक्चुअली एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? देखिए, एस्टॉपल का मतलब ये होता है कि आज मैंने अगर किसी व्यक्ति को कोई भी स्टेटमेंट दिया, या मैंने उसके सामने किसी चीज का डिक्लेरेशन किया, या मैंने कोई एक्ट और ओमिशन किया जिससे मैंने सामने वाले व्यक्ति को किसी बात पर विश्वास दिलाने के लिए वो एक्ट, ओमिशन और डिक्लेरेशन किया। जैसे मैंने आपको एक मकान का बताया कि देखो ये मकान आप खरीद लो, ये मकान बहुत अच्छा है। और या इससे अच्छा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मैंने आपको ये बोला कि ये मेरे पिताजी का मकान है, और मेरे पिताजी के बाद ये मकान मेरा होने वाला है, तो ये मकान मैं पहले आपको आज ही दे देता हूँ, आप चाहो तो मेरे से आज ही ले लो, क्योंकि अभी तो मैं इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बोल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन भविष्य में ये मकान मेरे पास आ जाएगा तो मैं इसकी कीमत बढ़ा दूंगा, इसकी कीमत ना 2 करोड़ 3 करोड़ कर दूंगा। या आप ये समझिए कि जैसे उसने ये बात डिस्क्लोज नहीं करी थी कि ये प्रॉपर्टी आज मेरी नहीं है, लेकिन उसको ये उम्मीद थी कि मेरे फादर के बाद मुझे मिल जाएगी, तो उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन था उसको इस बात के लिए मालूम नहीं था कि क्या इस पर्सन की ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, और उस विश्वास के ऊपर जो उसने बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी, आप मेरी प्रॉपर्टी परचेज कर लो, उसने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब जब उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसके बाद जो वो सन था वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि जी मैंने बोला था और आपने मेरे बोलने पे प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब अगर भविष्य में वो प्रॉपर्टी उस सन के नाम पे हो जाती है, तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल ये कहता है कि जो बायर है वो उस सन को कंपेल कर सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या मुझे दो, क्योंकि मैंने आपके विश्वास पे, आपने मुझे कोई चीज डिक्लेयर करी कि ये मकान मेरा और आप इस मकान को परचेज कर लो, और मैं उस चीज के ऊपर विश्वास करके मैंने आपको उस मकान का पैसा दे दिया। अब यहाँ पर क्लियर कट कंसेप्ट है एस्टॉपल का, और मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये एस्टॉपल समझ गए आप? बताइए, सिंपल है, यू कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट विच यू हैव स्टेटेड। जो फैक्ट आपने बोला और दूसरा आदमी अगर उस फैक्ट के मानकर कोई उसके ऊपर एक्ट कर देता है, तो आप उस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते। बताइए, ये समझ में आया आपको एस्टॉपल? यस सर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर एस्टॉपल का क्या मतलब है। एक्चुअली यहाँ पर एस्टॉपल का ये मतलब है कि आज अगर ए ने कोई बात पे, ए ने कोई चीज बी को बोली, और इस बात की विश्वास, और ए को पता था कि ये चीज मेरी अभी नहीं है, लेकिन उसने बी को विश्वास दिला दिया कि आप मेरी बात पर विश्वास करो और ये प्रॉपर्टी आप परचेज कर लो। अब अगर भविष्य में ऐसा होता है कि ए की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है और ए का रिप्रेजेंटेटिव A1 है, ए का रिप्रेजेंटेटिव A1 है, तो बी A1 के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है उस मकान का पोजेशन लेने के लिए, क्योंकि उसके फादर ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट के ऊपर बी रिलाई कर गया और उसने वो चीज कर दी। तो अब बी A1 को कंपेल कर सकता है कि भैया आपके पिताजी की बात के ऊपर मैं विश्वास कर गया था, और अब आप मुझे वो प्रॉपर्टी का पोजेशन दो। तो अगर ये एस्टॉपल का कंसेप्ट ना होता, तो वो A1 को कंपेल नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट में केवल ए और बी दो ही पार्टी थे। लेकिन एस्टॉपल के कंसेप्ट की वजह से आप अगर एविडेंस, चलिए मैं आपको एक बार एविडेंस एक्ट का एक बार दिखा देता हूँ। ये एक बार आप यहाँ तक इस स्पेशल बार में एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फादर की बात के ऊपर एक सेकंड पर्सन रिलाय कर जाता है, और सेकंड पर्सन उस प्रॉपर्टी का अमाउंट दे देता है, और ए जो था फादर था उसकी डेथ हो जाती है, तो जो फादर का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको कंपेल किया जा सकेगा जो उसके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको परफॉर्म करने के लिए। समझ गए आप? बताइए, मैं वापस समझाऊं एस्टॉपल, अभी क्लियर नहीं हुआ तो आपको? हाँ सर, एक बार फिर से बता दो। देखो, एस्टॉपल का मतलब तो समझ में आ गया, मतलब ये बार वापस से रिपीट करूं? सर मतलब तो समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो देखो, मतलब अगर समझ में आ गया तो सिंपल सी चीज है, रुको मैं वापस रिपीट कर। ए था एक व्यक्ति, उसने बी को ये बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये प्रॉपर्टी मैं 1 करोड़ में बेचने को रेडी हूँ, क्या आप खरीदने को रेडी हो? बी ने बोला ठीक है, मैं 1 करोड़ में खरीदने को रेडी हूँ, आप तो कल मैं आपको अमाउंट पे कर देता हूँ। ए की बात के ऊपर बी रिलाई कर गया और बी ने उसको 1 करोड़ रुपए दे दिए। कायदे से उस वक्त ए के पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी, ए के पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी। अब
पहली बात तो ये कि एस्टॉपल का कंसेप्ट ये कहता है कि ए ने जो बात कही है, ए उस बात से मना नहीं कर सकता, बी ए के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है कि आपने अगर मुझे कहा था, अगर आपने, या तो दो ही तरह के सूट फाइल हो सकते हैं, या तो फ्रॉड का सूट फाइल होगा, और अगर होता यह है कि भविष्य में ए को ये प्रॉपर्टी मिल जाती है, अगर भविष्य में ए को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है जिस बात का उसने स्टेटमेंट दिया था बी को, जिस बात का स्टेटमेंट बी को उसने दिया था, ए को भविष्य में अगर वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ एस्टॉपल बी ए को कंपेल कर सकता है। यहां तक समझ में आया? बताइए। यस सर। ये क्लियर हो गया? अब क्या बात है कि एस्टॉपल का जो कंसेप्ट है वो केवल ए को ही बाउंड नहीं करता है उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, वो ए के रिप्रेजेंटेटिव को भी बाउंड करता है कि आप भी अपने फादर के प्रॉमिस से बाउंड हो। आपके फादर ने अगर एस्टॉपल मेरे साथ किया था और मैं आपके फादर के प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल के अकॉर्डिंग मैंने उनकी बात पे रिलाई करके मैंने ये एक्ट कर दिया है, तो अब उस एक्ट की परफॉर्मेंस जैसे मैं आपके पिताजी को कंपेल कर सकता था परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही मैं आपको भी कंपेल कर सकता हूँ परफॉर्म करने के लिए। अगर ये एस्टॉपल का कंसेप्ट नहीं होता, अगर ये एस्टॉपल कंसेप्ट नहीं होता तो A1 को कंपेल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कायदे से पार्टी केवल यही दो है, A1 तो पार्टी है नहीं। लेकिन ये एस्टॉपल का कंसेप्ट ये कहता है कि आप स्ट्रेंजर को भी सू कर सकते हो, यहाँ पर प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, थर्ड पर्सन भी सू हो सकता है। अब क्लियर हुआ आयुषी? सर ये Yes, कोई sir. सर ये रिटर्न में भी होता है? एस्टॉपल हम सर रिटर्न में भी देते हैं क्या? जब तो नहीं, एस्टॉपल ओरल भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बार ना, आप इच्छा कर ही रहे हो एस्टॉपल को समझने की, शुभांकर को तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये बात, मैं एक बार आप लोगों को और बता देता हूँ। एविडेंस एक्ट, हाँ मेरे पास। अब देखिए सेक्शन 115 पे एक बार हम फोकस करते हैं थोड़ा, उसमें आपको देखो, उसमें आपको ना क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये 115 क्या है, अब ये 115 है एस्टॉपल। अब हम इसको पढ़ते हैं। हाँ, स्टॉपल को भी पढ़ो। देखिए स्टॉपल क्या कहता है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिख जाए। अब ये स्टॉपल की डेफिनेशन है, ठीक है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर गिवन है। अब ये क्या कहती है आप देखिए, व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, उसने कोई चीज डिक्लेयर कर दी, या उसने कोई एक्ट किया, या उसने कोई ओमिशन किया। अब ये एक्ट और ओमिशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने अगर आपको बातों में कह दिया ये मकान तो मेरा है, मैं आपको 1 करोड़ में बेचने को रेडी हूँ, आप तैयार हो क्या, बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, तो वो एक्ट से भी हो सकता है, ओमिशन से भी हो सकता है। या मैंने आपको ये बोला कि यार ये मकान मुझे खरीदना है, आप बताओ, ये मकान में किसी ने उस मकान के लिए बोला और आपने बोला हाँ ये मकान तो मेरा है, मैं आपको अभी अगर आपको खरीदना तो मुझे प्राइस बताओ। तो या तो किसी चीज के ओमिशन से मना करते हुए, या कोई चीज डिक्लेयर करते हुए, या किसी एक्ट से, अगर आपको इंटेंशनली कॉज किया या आपको परमिट किया अनदर पर्सन कि आप उस बात को बिलीव करो, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको उसकी बात पर विश्वास करना है कि ये सही कह रहा है, और साथ यहाँ पर एंड वर्ड यूज हुआ है। एंड वर्ड का मतलब क्या है कि आपको उस बिलीफ के ऊपर एक्ट भी करना है और विश्वास भी करना है। अब क्या कहता है कि नीदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया था। अब ना ही वो व्यक्ति मतलब ए, ना ही रिप्रेजेंटेटिव मतलब A1 shall be allowed in any suit or proceeding। सूट कौन सा फाइल होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, मैंने आपको बताया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। अब समझ में आया आपको? अगर आप इसका एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो फटाफट हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। A intentionally and falsely leads B to believe that certain lands belong to A। A ने intentionally इंटेंशन के साथ और झूठा वादा करते हुए बी को इस बात का विश्वास दिलाया कि एक पर्टिकुलर लैंड उस ए से बिलोंग करती है, और उसमें बी को इंड्यूस किया कि तुम इसको बाय कर लो और इसके लिए बाय करके मुझे इसका अमाउंट पे कर दो। अब प्रश्न क्या उठता है कि अगर लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि अगर भविष्य में ए की वो प्रॉपर्टी हो जाती है, एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड
that at the time of the sale he had no title. अब ए ये बोलता है कि मैंने, मेरे बोलने पे आपने विश्वास कर लिया, थोड़ी ना मैं आपके आप मेरे अगर विश्वास कर गया तो मैं उससे बाउंड हो गया, मेरे पास तो उस वक्त प्रॉपर्टी थी नहीं, और अगर आप उस वक्त की बात करो जब उस प्रॉपर्टी का मालिक था ही नहीं, तो मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ? एक लीगल मैक्सिम भी होती है कि जितना राइट आपके पास है उतना ही राइट आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पर तो मेरे पास राइट है ही नहीं, तो मैं ट्रांसफर क्या करूंगा? तो ए ने उस बात की प्ली ली, लेकिन आगे क्या हुआ? At the time of sale, he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपना ना होना टाइटल को प्रूव कर सके। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल सिंपल एक ही बात कहता है कि आपने जो भी कथन कह दिया और उस कथन के ऊपर अगर सामने वाला व्यक्ति विश्वास कर गया और विश्वास के ऊपर उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कि आपके कथन के ऊपर, अगर आप कथन ना देते अपना तो वो बात पे विश्वास करके वो काम ना करता, तो अब भविष्य के अंदर आप उस कथन से डिनाई नहीं कर सकते। अब क्लियर हो गया आपको? बताइए, यस सर। कोई डाउट नहीं है अब? नो सर। मैम आपको क्लियर है? जी क्लियर। चलिए, ये वैसे एविडेंस का था, लेकिन मैं इसमें मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसको रिलेट कर देता हूँ कि एस्टॉपल के अंदर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे। अच्छा, ये मैं एक आपको बता दूं, ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका इसमें बना रखा था, आप चाहें तो आप भी यूज कर सकते हैं। ये इंटेंशन, प्रपोजल, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को याद करने का क्या तरीका है। इसके अंदर मैंने इंटेंशन से, तो देखिए इंटेंशन से तो मैंने आई बनाया था, प्रपोजल से मैंने पी बनाया, कंसिडरेशन से मैंने सी बनाया, फ्री कंसेंट से मैंने एफ बनाया, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से मैंने और बनाया, और कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सी आर डॉट बनाया, मतलब आईपीसी फॉर क्राइम। तो आईपीसी में आई स्टैंड्स फॉर इंटेंशन, पी स्टैंड्स फॉर द प्रपोजल, सी स्टैंड्स फॉर द कंसिडरेशन, एफ स्टैंड, आईपीसी हो गया, फॉर में एफ और ओ आर, एफ स्टैंड्स फॉर द फ्री कंसेंट, ओ आर स्टैंड्स फॉर द लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सी आर मैंने यूज कर लिया फॉर अ क्राइम। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इजी वे में याद करने का मैंने बनाया था। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये आपको लिखना है, मैं या आगे फ्लिप कर दूं स्क्रीन? ये आप लिखना चाहेंगे? आप में से लिख रहा है कोई? ये सर लिख लिया। हाँ सर लिख लिया है। ठीक, चलिए ये आपको याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हमने एस्टॉपल तक पढ़ लिया। अब आता है कंसेप्ट असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर मेरा जो इंटरेस्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, जैसे हुआ ये कि ए और बी, ए ने बी को फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे 1,00,000 रुपए जैसे 10,000 रुपए मैं आपसे उधार में लेता हूँ, 10,000 रुपए मैं आपसे उधार में लेता हूँ और मैं 1 साल के अंदर वो अमाउंट आपको पे कर दूंगा। ठीक है, अब बी ने वो अमाउंट गिवन टाइम में पे, बी ने वो अमाउंट गिवन टाइम में पे नहीं किया, बी ने वो अमाउंट गिवन टाइम में, ए ने वो अमाउंट गिवन टाइम में पे बी को नहीं किया। हुआ ये 1 साल तक वो ए ने अमाउंट पे नहीं किया, तो बी मिला सी से, बी ने सी को ये बोला कि यार मुझे ए पैसा नहीं दे रहा है, तो सी ने ये बोला कि यार वो मेरा दोस्त है, तुम एक काम करो, तुम मेरे से 10,000 रुपए ले लो, अब ए से मैं पैसा ले लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम बाहर रहते हो, विदेश में रहते हो, तुम 10,000 रुपए के लिए बात कर रहे हो, तो मेरे से 10,000 रुपए लो, तुम्हारी उधार तो हो गई खत्म। अब ए के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं और जो पैसा ए तुमको देने वाला था, अब वो पैसा ए मुझे दे देगा। अब इस केस में क्या करेगा कि बी जो अपना डेट है ना वो सी को ट्रांसफर कर देता है। बी के लिए ए क्या था? बी के लिए ए वो था, डेटर था, और ए के लिए बी क्या था? ए बी के लिए क्रेडिटर था। ठीक है, जो क्रेडिट पे सामान लेता है वो क्रेडिटर कहलाता है, और जिसने वो सामान दिया होता है वो डेटर कहलाता है। तो बी ने क्या किया, अपना जो डेट था ना 10,000 रुपए का जो उधारी का डेट था वो तो कर दिया सी को ट्रांसफर, जो डेट था 10,000 का वो तो कर दिया सी को ट्रांसफर, और सी ने उसके एवज में उसको 10,000 रुपए दे दिए बी को। अब सी ने ये बोला कि अब मैं ए से वो अमाउंट रिकवर करूंगा जो कि बी रिकवर करने वाला था, अब वो सी रिकवर करेगा। तो यहां पर क्या किया कि बी ने अपनी पोजीशन पे सी को रिप्लेस कर दिया।
ये कहलाया जाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पर कोई भी पार्टी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का राइट होता है वो दूसरे को असाइन कर देती है, वो कहलाया जाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती थी, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता था कि ए को बी को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, ए को बी को 10,000 रुपए देने थे और सी को ए को 10,000 रुपए देने थे। तो ए ने सी को ये बोला कि जो पैसा तुम मुझे देने वाले थे वो पैसा अब तुम डायरेक्ट बी को दे दे। तो यहाँ पर ए ने अपना, ए का जो अपना क्रेडिट था वो सी को ट्रांसफर कर दिया, तो अब जो ए बी को अमाउंट देने वाला था वो अमाउंट सी बी को देगा। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज का जो कंसेप्ट होता है वो कहलाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आया आपको? बताइए। यस सर। सर ये कॉन्सेप्ट वो श्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है क्या जो नहीं 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 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नहीं, गारंटी में आता है? नहीं नहीं नहीं, श्योरिटी वाला तुम 126 में जा रहे हो, वो श्योरिटी वाला कंसेप्ट अलग है। वहां तो वो आदमी लाइबिलिटी लेता है कि मैं पे करूंगा अगर ये आदमी पे नहीं करता है, वो तो कंसेप्ट अलग है। गारंटी वाला तो वहां पर तो प्रिंसिपल डेटर जो होता है, जो कि एक्चुअल देने वाला व्यक्ति होता है, उसकी पहले लाइबिलिटी होती है, वो पे नहीं करता है तो गारंटर पे करता है। यहाँ पर तो पार्टी केवल ए और बी दो ही थे इनिशियली भी, लेकिन क्या होता है कि सी बी के पास आता है और बोलता है ये कि क्यों परेशान हो, तो बी उसको बोलता है यार मुझे 10,000 रुपए ए से लेने, लेकिन ए दे नहीं रहा है और मुझे कल विदेश जाना है। तो सी बी को बोलता है एक काम करो, आप मेरे से 10,000 रुपए ले लो, मैं ए का पड़ोसी ही हूँ, मैं उससे वो पैसा 10,000 रुपए मैं रिकवर कर लूंगा, आप तो एक असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मेरे नाम पे दे जाओ और ए को ये लिख दो कि जो पैसा तुम मुझे देने वाले थे वो पैसा अब तुम सी को दे देना। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन थी? ए और बी, लेकिन इस असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सी इसके अंदर प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के का एक्सेप्शन बन के आ गया। अब सूट फाइल ए और सी के बीच में भी हो सकता है, जो कि इनिशियली पार्टीज टू सूट नहीं थी। तो ये प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन। अब क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद पांचवा कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट। देखिए ये चीज आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट है प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट का आप अगर ज्यादा डिटेल में देखें तो ये आपको टॉर्ट्स के अंदर ये कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। वहां पे लाइबिलिटी, या आपने अगर शब्द सुना हो वाइकेरियस लाइबिलिटी, इंडियन को ये आपके टॉर्ट्स के अंदर वो कंसेप्ट आता है, अभी हम उसके अंदर हाँ, तो वहीं का है प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब होता ये है कि प्रिंसिपल आप समझिए बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है प्रिंसिपल, उसके पास हर जगह और हर दिन वो 50-50 100-100 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। वो जगह जगह वो खुद नहीं जा पाता है तो उसने अपने एजेंट बना रखे। हर एक बिजनेस के ऊपर उसने एजेंट हर एक बिजनेस एक एजेंट को असाइन कर रखा है और बोला ये कि तुम मेरे बिहाफ पे सूट फाइल कर सकते हो। अब होता ये है कि एजेंट ने फॉर एग्जांपल ए आदमी के नाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। अब देखा जाए तो एजेंट किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा था? एजेंट किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा था? एजेंट एक्ट कर रहा था प्रिंसिपल के बिहाफ पे। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट और ए थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइल होता है उसके अंदर एजेंट और ए ने उसके अंदर पार्टीज थे, तो ए चाहे तो प्रिंसिपल के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज एजेंट वाज एक्टिंग अंडर द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल और अंडर द और बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वो एजेंट वाज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल, एजेंट वाज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल। तो इस सिचुएशन में प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल चाहे उस सूट की पार्टी नहीं था, लेकिन ए उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा था। एजेंट खुद नहीं था, लेकिन एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा था प्रिंसिपल को। वैसे ही जैसे हमने ट्रस्टी वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि 11 ट्रस्टी में से कोई भी एक आ सकता है, क्योंकि सारे के सारे ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट के अंदर जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट था वो एजेंट और ए के बिहाफ में था, लेकिन उसमें क्या लिखा जाता है? एजेंट थ्रू प्रिंसिपल, एजेंट थ्रू प्रिंसिपल। लेकिन उसमें अंदर जो साइनिंग पार्टीज थी वो एजेंट और ए ही थे। लेकिन अब अगर सूट फाइल करने का टाइम आता है तो एजेंट बी के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकता है। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, शुभांकर, शिवम, क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है सर। आपको क्लियर है? हाँ ठीक है। ठीक है, रेणुका, रेणुका क्लास में है? यस सर।
क्लियर है इनका? चलो यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर जो ये 6th कंसेप्ट है बेनिफिशियरी का कंसेप्ट, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कोई बेनिफिशियरी होता है वो भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होता है लेकिन स्टिल उसके पास भी सूट फाइल करने का अधिकार होता है। एक्चुअली वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या है? जो उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट उठा रहा है। अब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके लिए मैंने 2 केसेस लिखे हैं जो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंदर ये आपने शायद पढ़े होंगे ये केसेस। पहला केस तो है चिनैया वर्सेस रमैया का केस, 1882 का केस है। दूसरा है डटन वर्सेस पूल है, 1678 का केस है। अब हम इन केसेस को पढ़ते हैं कि इन केसेस में है क्या। देखिए पहला केस को हम सीधा फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। पहले केस में लिखा है एन ओल्ड लेडी बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट गेव ओवर सर्टेन प्रॉपर्टीज टू हर डॉटर। एक बूढ़ी महिला ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दी और लेकिन उसके अंदर उसने डायरेक्शन दे दी। और ये जो ट्रांसफर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अगर हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बात करें तो ये कहलाते हैं कंडीशनल ट्रांसफर। ऐसे ट्रांसफर जिनके ऊपर आपने कंडीशन लगा दी, ऐसे ट्रांसफर जिनके ऊपर आपने कंडीशन लगा दी वो कहलाते हैं कंडीशनल ट्रांसफर। ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कंसेप्ट है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसके ये, क्योंकि हम अगर कभी हमें कंडीशनल ट्रांसफर के ऊपर कभी कोई केस लॉ लिखना पड़ा तो हम चिनैया वर्सेस रमैया का केस लिख सकते हैं। मैं इसलिए आपको एडिशनल चीजें बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि उस बूढ़ी महिला ने ये कंडीशन लगा दी, एक डायरेक्शन दे दी दैट शी शुड पे हर आंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी। उसने प्रॉपर्टी तो उसको ट्रांसफर कर दी लेकिन उसके साथ उसने कंडीशन लगा दी कि वो अपनी आंटी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देगी। कौन? उसकी बेटी। अब क्या होता है आगे? द सेम डे डॉटर रिफ्यूज टू पे हर आंट द मनी ऑन द प्ली दैट नो कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम हर आंट टू हर। अब अगर हम इस कंसेप्ट को देखें तो ये थी मदर, अगर हम मदर कंसिडर कर लें, ये थी डॉटर और यहाँ पे थी आंट। जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कौन थी? मदर और डॉटर। अब ये एक तरीके का गिफ्ट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गिफ्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कंसिडरेशन का एक्सेप्शन होता है। हेलो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो क्या होता है चिनैया वर्सेस रमैया के केस में ओल्ड लेडी ने एक प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को गिफ्ट करी और गिफ्ट करने पे उसने कंडीशन ये लगा दी कि तुम अपनी मौसी को फॉर एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दोगे, उस कंडीशन पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती हूँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो ट्रांसफर इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कौन थी? मदर पार्टी थी और डॉटर पार्टी थी। और जो आंट थी, जो मौसी है, वो एक तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी थी। उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो रहा था और रियलिटी में वो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो नहीं थी। शी वॉज जस्ट अ बेनिफिशियरी। अब प्रश्न ये उठा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर हम प्रिंसिपल देखें या अगर हम फॉरेन इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहां पर कंसिडरेशन होनी चाहिए। एक्चुअली गिफ्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर कंसिडरेशन एक पार्टी को मिलती है और एक पार्टी कंसिडरेशन नहीं मिलती है। अब इसमें जब मदर ने डॉटर को प्रॉपर्टी दी तो हुआ ये कि मदर ने डॉटर के लिए कंसिडरेशन इसके अंदर क्या है? प्रॉपर्टी का मिलना। लेकिन मदर के लिए इसमें कंसिडरेशन क्या है? मदर के लिए भी इसमें कंसिडरेशन है। मदर के लिए कंसिडरेशन ये है कि उसकी जो आंट को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा। ये मदर के लिए कंसिडरेशन है। मदर ने खुद कुछ नहीं लिया लेकिन मदर ने डॉटर को कंडीशन ट्रांसफर करते बोला कि आप उस आंट को जो कि मौसी है उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप दोगे। ठीक है। अब डॉटर ने ये बात कोर्ट में जब बोली, अब जब अगर मदर की जब डेथ हो गई उसके बाद डॉटर ने ये बोला कि मैं ये मनी नहीं दूंगी क्योंकि आंट और मेरे बीच में, डॉटर और आंट के बीच में किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहली बात। और आंट ने मुझे किसी तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं दी है। मैं ही आंट को कुछ दूंगी, आंट तो मुझे उसके बदले में कुछ दे ही नहीं रही है। आंट मुझे उसके बदले में कुछ दे नहीं है तो आंट और मैं तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कैसे हो गई है? तो हुआ ये कि आंट ने डॉटर के खिलाफ सूट फाइल कर दिया।
कि मुझे डॉटर ने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे नहीं किया जो कि मदर ने उसको बोला था पे करने के लिए। तो डॉटर ने इस बात की प्ली ली कि आंट किस आधार के ऊपर मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकती है, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो केवल मदर को अधिकार था मेरे खिलाफ सूट फाइल करने का, आंट तो उसकी पार्टी ही नहीं थी, और आंट से मुझे किसी तरह की कंसिडरेशन तो रिसीव ही नहीं हो रही है। मैं तो मतलब डॉटर बोलती कि मैं उनको पैसा दे रही हूँ, उनको उनकी तरफ से मुझे कुछ कंसिडरेशन है ही नहीं, तो देयरफॉर मैं आंट को किसी भी तरीके से कोई भी अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं हूं। ये बात डॉटर ने रखी। अब हम आगे देखते हैं जो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, द सेम डे द डॉटर रिफ्यूज टू पे हर आंट द मनी ऑन द प्ली दैट नो कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम हर आंट टू हर। आंट से उसको कंसिडरेशन मिली ही नहीं है, मदर से तो उसको गिफ्ट मिला था लेकिन आंट से तो उसको कुछ भी नहीं मिला है, तो वो क्यों आंट को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे, ये प्रश्न उठा। अब इसमें कोर्ट ने क्या कहा, it was held that sister of the old lady aunt was entitled to maintain the suit as consideration had moved from the old lady for her sister of the daughter। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट में ये बात गई तो कोर्ट में ये बोला कि मदर के लिए जो यहाँ पे कंसिडरेशन थी, मदर के लिए जो कंसिडरेशन ये थी कि उसकी बहन को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, और इसकी वो कंसिडरेशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वो कंसिडरेशन है, उसके अकॉर्डिंग आंट के पास राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल करने का, क्योंकि आंट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी है, बिकॉज शी इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, सो आंट इज एंटाइटल्ड टू फाइल सूट एंड क्लेम द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी व्हिच मदर said to daughter that she had to give that amount of money to aunt। कंसेप्ट समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, बताइए। सर आ गया। कोई नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और आप अगर कोई आप में से जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो ये केस आपको मेंस में जरूर पूछा जाएगा। ये आम बच्चों को केसेस नहीं मालूम होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल भी बताता चल रहा हूँ। ये चिन्नई वर्सेस रमैया बहुत ज्यादा फेमस केस है, बहुत ज्यादा फेमस है। शुभांकर क्लियर हुआ आपको? शुभांकर, शिवा यस सर। क्लियर है? ठीक है, मैं स्लाइड आपको दे दूंगा, अभी आप केवल कंसेप्ट समझ लो, ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ मैं एक केस आपको और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका और बेनिफिशियरी वाले कंसेप्ट के ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। एक केस था डटन वर्सेस पुल, आप देखिए ये 1882 का केस है, अगर आप देखेंगे तो ये 1882 का केस है, ये आज का केस नहीं है, मतलब बहुत 200 साल पुराने मामले हैं, और यहाँ पे भी 1678 उससे भी पुराना केस है। तब कॉन्ट्रैक्ट इस स्टेज के ऊपर था, इंग्लिश लॉ जो था वो इस स्टेज के ऊपर था। अब हम आगे देखते हैं कि डटन वर्सेस पूले का क्या केस था। इसमें ध्यान दीजिए आप, a son made a contract with his father for his father to not cut down an oak woodland। एक ओक वुडलैंड जो होता है, ओक का बगीचा होता है, उसको काटने से उसने रोका कि पिताजी आप ये ओक वुडलैंड मत काटो, ठीक है। इसके लिए उसने कंसिडरेशन क्या दी, एज कंसिडरेशन फॉर दिस द सन वुड मेक अ पेमेंट टू हिज सिस्टर ऑफ ₹1000, अब आप रुपीज मान लेते हैं या 1000 फ्रैंक्स बोल सकते हैं हम, वन शी हैड मैरिड। उसने ये बोला अपने फादर को जाके कि फादर आप इस ओक वुडलैंड में कोई भी इसको नहीं काटोगे, उसकी एवज में मैं कंसिडरेशन के नाम पे ये बोलता हूँ कि जब भी मेरी बहन की शादी होगी मैं उसको 1000 रुपए पे करूंगा पर मंथ के हिसाब से, या मैं उसको 1000 रुपीज पे करूंगा। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आगे देखिए, द मनी गेन फ्रॉम द वुड लैंड वुड हैव बीन पेड टू द सिस्टर, सिस्टर को पे किया जाएंगे। द फादर डाइड बिफोर द सिस्टर वाज मैरिड। अब हुआ ये कि फादर की डेथ पहले हो गई और जब तक सिस्टर की शादी नहीं हुई थी, एंड द सन सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू पे हिज सिस्टर, और बेटे ने मना कर दिया कि वो अपनी बहन को जो उसने फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं इसकी शादी पे 1000 फ्रैंक दूंगा, वो उसने देने से मना कर दिया, ठीक है। द मनी एज वाज प्रीवियसली एग्रीड एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। द सिस्टर सूड हर ब्रदर फॉर द अमाउंट दैट वाज ओरिजिनली प्रॉमिस्ड बिटवीन फादर एंड सन। सिस्टर ने सूट फाइल कर दिया, क्योंकि सिस्टर भी देखा जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, बट शी वाज आल्सो बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने क्या बोला कि उसने सूट फाइल करके कि मेरा भाई मुझे 1000 रुपए पे करे शादी के वक्त, जो कि मेरे भाई ने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था। द कोर्ट फाउंड इन फेवर ऑफ द सिस्टर। अब कोर्ट जो थी उसने सिस्टर की फेवर में जजमेंट दिया और अपना जो डिसीजन दिया, रेशियो डिसेंडाई जिसे कहा जाता है, रीजन फॉर डिसीजन उन्होंने क्या दिया
on the basis that the relationship between the father and daughter had made the sister a party to the agreement. उन्होंने ये बोला कि जो फादर और डॉटर के बीच में रिलेशन था, although daughter was not a party to the suit, but still इन दोनों का रिलेशन इनडायरेक्टली शो करता है, इम्प्लाइडली, जो मैंने आपको वर्ड बोला था, इम्प्लाइडली शो करता है, बाय कंडक्ट शो करता है कि डॉटर भी इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन गई है. Even if she was not included at the time the contract was agreed, the relationship between the father and daughter was found to extend the consideration that the father gave in the promise to the children. अब उस रिलेशनशिप की वजह से जो फादर और डॉटर के बीच में था, और जो फादर ने ओक वुडलैंड काटने से मना किया था इस कंसिडरेशन के ऊपर कि भाई 1000 फ्रैंक अपनी बहन को शादी में देगा, अब ऐसी सिचुएशन अराइज में होगी जब उसके फादर की डेथ हो गई और बेटी ने सूट फाइल कर दिया, तो कोर्ट ने ये बोला कि चाहे सिस्टर जो डॉटर थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, लेकिन फादर की जो कंसिडरेशन थी, फादर के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंसिडरेशन था, फादर के इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन था कि उसकी बहन, उसकी डॉटर को 1000 रुपए उसका भाई देगा. उस कंसिडरेशन को उन्होंने सामने रखा और डॉटर को उन्होंने बेनिफिशियरी माना इस कॉन्ट्रैक्ट में, और ये बोला कि डॉटर वो अमाउंट लेने के लिए एंटाइटल है. क्लियर हुआ आपको? ये बताइए, बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर. दोनों केस क्लियर है सबको? मैम आपको Yes, क्लियर sir. है? हाँ जी, हाँ जी. क्लियर है, ठीक है. शुभांकर, रेणुका, Yes, sir. Yes, sir. शिवम क्लियर है? शिवम? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. वेरी गुड, वेरी गुड. अब हमारा यहाँ पर हमने ऑफर के सारे डायमेंशंस जो थे और कॉन्ट्रैक्ट कुछ डायमेंशंस कर ली है कंप्लीट. अब हमारा कंसेप्ट आता है, वो आता है एक्सेप्टेंस का. एक्सेप्टेंस क्या? ऑल्दो हम एक्सेप्टेंस को पढ़ चुके हैं, एक बार हम छोटा सा रिवीजन फिर ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, where a person to whom, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि एक्सेप्टेंस हमेशा वही पर्सन दे सकता है जिसको प्रपोजल दिया गया था. टू whom proposal is made signifies his assent thereto. देखिए ये जो शब्द मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये जो thereto वाला शब्द है ना, इस thereto वाले शब्द के ऊपर एक डॉक्ट्रिन भी बेस है. मैं आपको डॉक्ट्रिन भी बताऊंगा आज. ये thereto शब्द का मतलब होता है कि एज इट इज आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसा आपको ऑफर मिला था वैसा ही ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज. जो कुछ कंडीशंस उसने लगाई, जैसा भी उसने ऑफर बताया, आपने उसके ऊपर एज इट इज अपनी असेंट दे दी. हाँ, आपकी कही हुई सारी बातें मैं कबूल करता हूं. जैसे ही ये सिचुएशन आती, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर उसने असेंट दी लेकिन असेंट के साथ उसने कुछ अल्टरेशंस कर दी कि नहीं मैं अपनी गाड़ी आपको बेचने को रेडी हूं, लेकिन मैं आपको गाड़ी 1 लाख में नहीं बेचूंगा, 1,30,000 में बेचूंगा. अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया काउंटर प्रपोजल. यहाँ पर क्या हो गया? काउंटर प्रपोजल. तो अब एक्सेप्टेंस किसके थ्रू आएगी? अब एक्सेप्टेंस आएगी जो कि अर्लियर प्रॉमिसर था और अब प्रॉमिसी बन चुका है, क्योंकि जो पहले प्रॉमिसी था वो तो बन गया प्रॉमिसर क्योंकि उसने काउंटर प्रपोजल दे दिया, और जो पहले प्रॉमिसर था वो बन गया प्रॉमिसी. अब एक्सेप्टेंस वो देगा कि हाँ, मैं आपकी गाड़ी 1,30,000 में खरीदने को रेडी हूं. तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे हम देखते हैं. द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. जैसे ही उसने अपनी, और यहाँ पर देखिए वर्ड यहाँ पर फिर क्या है? सिग्निफाई. और यही वर्ड प्रपोजल में भी था. व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू. दोनों ही केसेस के अंदर कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं आपको फिर ये बार बार कह रहा हूं. ऑफर प्रपोजल हो या आपका एक्सेप्टेंस हो, प्रपोजल हो या आपका एक्सेप्टेंस हो, बिना कम्युनिकेशन के वो जब तक सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो ना ऑफर से, ना वो एक प्रॉपर ऑफर कहलाएगा, ना ही वो प्रॉपर एक्सेप्टेंस कहलाएंगे. अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस देने का क्या क्या तरीका होता है, लेकिन आप अभी 2B की डेफिनेशन को पढ़कर ये समझें कि सामने वाले को आपकी इंटेंशन, जो आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, वहां उसको कम्युनिकेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. A proposal, तो अगर आपको कोई बोल दे कि
प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? और आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है एक्सेप्टेंस, दूसरा आता है प्रॉमिस, तीसरा आता है बोथ ऑफ द अबव और चौथा आता है नन ऑफ द अबव। तो आपका जवाब क्या होगा बताइए एबीसीडी में से? बताइए। एक बार रिपीट करिएगा सर, मेरी हाँ जी, आवाज हाँ क्वेश्चन जी नहीं मैम। सुन पाई मैं। हाँ मैं वापस रिपीट करता हूँ मैम। 2B से ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर प्रपोजल एक बार एक्सेप्ट हो जाता है, अगर प्रपोजल एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है ए, इट इज एक्सेप्टेंस, दूसरा ऑप्शन है इट इज प्रॉमिस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव और चौथा है नन ऑफ द अबव। बताइए। बी, प्रॉमिस। बी। बी। और बताइए। और प्रॉमिस। प्रॉमिस और प्रॉमिस। सर बोथ ऑफ द अबव, मतलब वो बोथ 1 and 2। वेरी गुड रेणुका, बोथ ऑफ द अबव। क्योंकि आप देखो मैंने क्या लाइन पढ़ी अभी, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, a proposal is said to be accepted and when a proposal is accepted it becomes a promise। क्योंकि मैं acceptance बोल दूं या मैं promise बोल दूं, बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या किया है, हमने proposal को accept किया है। तो इसलिए हम जनरली 2B के डेफिनेशन को हम promise बोलते हैं, ना कि हम उसको acceptance बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने दोनों शब्द यूज किए हैं। जब अगर when a person to whom proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted and when a proposal is accepted it becomes a promise। तो acceptance और promise दोनों इसके अंदर क्लब होती है, ये ध्यान रखना। ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा आपको, अगर आपको इसमें क्या है, अगर ये सेक्शन याद होगा ना, देखिए डेफिनेशन तो आपको एक तरीके से वर्बेटम याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन में ही सारा का सारा गेम होता है। ये डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी और इनके शब्दों को समझना पड़ेगा। एक एक शब्द को आप समझिए। जैसे मैं आपको एक एक शब्द बता रहा हूँ कि सिग्निफाई का मतलब क्या है, देयर टू का मतलब क्या है। अब अगर आपने ये डेफिनेशन के सारे शब्द को समझ लिए तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ लूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो दोनों ही चीजें में वो एक्सेप्टेंस भी कहलाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या लाइन बोली थी, when a proposal is accepted it is called acceptance to the promise, it is called acceptance to the proposal and it is also called a promise। क्योंकि promise का मतलब ही है कि acceptance to the proposal और acceptance का मतलब है that proposal is accepted। थोड़ा सा इन शब्दों का सारा खेल आप थोड़ा इनको समझिएगा। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको डॉक्ट्रिन बताना चाह रहा था वो डॉक्ट्रिन पे हम देखते हैं। ये आपकी इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्रिन है, मिरर इमेज रूल। ये हमारे इंडिया में इसके बारे में ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ आपको एडिशनल चीज बताई क्योंकि आम स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम कम होता है। मिरर इमेज रूल क्या होता है? मिरर इमेज रूल का मतलब देखें, when acceptance to a proposal is made without any alterations as the acceptance just like mirror image of proposal। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को आमने सामने रख दूं तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज शो कर रही है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज शो कर रही है। आज अगर आप एक दो मिरर आमने सामने रख दें तो आप देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं सारे मिरर्स फोटो में, एक तरफ 10 मिनट देखने लगते हैं, एक तरफ 10 मिनट लिखने, क्योंकि वो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। वही है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिरर इमेज की तरह होती है, कि अगर प्रपोजल को सामने रख दो तो भी वो एक्सेप्टेंस ही है और एक्सेप्टेंस को सामने रख दो तो भी वो प्रपोजल है, क्योंकि दोनों के अंदर जो बातें हैं वो एज इट इज सेम है, वो कहलाता है मिरर इमेज। ठीक है, आगे समझ में आपको? यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना मिरर इमेज रूल वाली बात। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा एक्सेप्टेंस क्लियर हो गया। अब आगे क्या है, अब आते हैं लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर लीगल रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब हमें कोई भी ऑफर एक्सेप्ट। आज हम इसका पहला पॉइंट ही कवर करेंगे, बाकी हम पॉइंट कल कर लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है इसका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमिसर। ये चीज इंपॉर्टेंट।
एक्सेप्टेंस हमेशा किसी भी प्रपोजल की उस तरीके से दी जाएगी जैसे प्रॉमिसर ने तरीका बताया है। अब तरीका बताने के क्या तरीके हैं देखिए, ए ने बी को ये बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं आपसे 100 सीमेंट बैग्स परचेज करना चाहता हूँ। ए ने बी को ये बोला कि मैं आपसे 100 सीमेंट बैग परचेज करना चाहता हूँ, और अगर आपको मेरा ऑफर कबूल है और ये मैं आपसे 1 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए में 100 सीमेंट बैग्स में आपसे खरीदूंगा, और अगर आपको मेरा ऑफर या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो आप, तो आप एडवांस में अभी मेरे पास 10 सीमेंट बैग्स भेज दो, 10 सीमेंट बैग्स भेज दो। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ए ने बी को ये बोल दिया कि आपका एक्सेप्टेंस करने का मेरे प्रपोजल को तरीका ये है कि आपको 100 बैग्स में से 10 बैग मुझे एडवांस में अभी भेजने पड़ेंगे। जैसे ही आपने 10 बैग मुझे एडवांस में भेज दिए तो ये मान लिया जाएगा कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और यही बात अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं यहीं से इस चीज को आपके कनेक्ट करूं, तो यही चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखी हुई है। अगर हम सेक्शन 7 के ऊपर जाएंगे, देखिए सेक्शन 7 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो सेक्शन 7 में लिख रखा है, ये सेक्शन 8 को अगर हम देखते हैं, सेक्शन 8 को भी हम पढ़ सकते हैं इसमें। देखिए सेक्शन 7 क्या कहते हैं, पहले सेक्शन 7 को देखते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, पहले पॉइंट को मैं भी आपको बताऊंगा, पहले हम बी पॉइंट पे चलते हैं, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, एक्सेप्टेंस नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, अनलेस प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। अगर प्रपोजल के अंदर मैंने मैनर बता दिया, जैसे 100 में से 10 सीमेंट बैग आपको एडवांस में मुझे भेजने पड़ेंगे, अगर ये मैनर बता दिया गया, if the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, अब आपने मुझे 10 सीमेंट बैग भेज के एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने मुझे कॉल करके बोल दिया मुझे तुम्हारा ऑफर कबूल है, और आपने फोन कट कर दिया। अब एक्सेप्टेंस का मैंने मोड क्या बताया था कि 10 सीमेंट बैग भेजो, आपने एक डिफरेंट मोड चुना, फिर क्या होता है आगे देखिए, एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर द प्रपोजर में, देखिए यहाँ पर मे वर्ड यूज हुआ है, मतलब एक तरीके का मैंने डिस्क्रिशन दिया प्रपोजर को, प्रपोजर बाउंड नहीं है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है मे और एक शब्द होता है शेल। मे हमेशा वहां यूज किया जाता है जहां पर डिस्क्रिशन होता है, ये आप ध्यान रखना, ये एक्चुअली एविडेंस एक्ट की बात है ये, लेकिन मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा मैं शब्द थोड़ा सा कैसे आपको शब्दों को समझना है मैं वो बता देता हूँ। मे वर्ड जो होता है यूज, वो हमेशा डिस्क्रिशन के लिए यूज होता है, कि पर्सन बाउंड नहीं है, उसका डिस्क्रिशन है, लेकिन शेल के अंदर उसकी ड्यूटी बन जाती है। ड्यूटी बोल दूं या मैं एक तरीके से ऑब्लिगेशन बोल दूं, कि उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको वो चीज वैसे ही करनी पड़ेगी जैसी बताई जा रही। तो यहाँ पर वर्ड क्या मे है, मतलब उसका डिस्क्रिशन है, विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हुम इंसिस्ट दैट his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। तो वो उसको फिर फोन करके बोलता है कि सर देखो आपने मुझे फोन करके एक्सेप्टेंस दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सेप्टेंस का एक मोड बताया था, आप एक्सेप्टेंस उसी मोड के अंदर मुझे दो। बट इफ ही फेल्स टू डू सो, लेकिन अगर प्रोमिसी फिर भी उस मोड से नहीं करता है, तो फिर प्रोमिसर एक्सेप्ट उसके ऑफर को, एक्सेप्टेंस जो जैसी प्रॉमिस ने दी है वैसे ही मान लेता है, ना कि वो ये कहता है कि नहीं आप 10 सीमेंट बैग भेज के करो। वो एक बार उसको इंटीमिडेट कर देता है कि जी मैं एक्सेप्टेंस ऐसे तरीके से चाहता था और मैंने प्रपोजल के अंदर भी मेंशन किया था, लेकिन अगर स्टिल वो एक्सेप्टेंस उस मोड में नहीं करता है प्रॉमिसी, तो प्रॉमिसर मान लेता है कि चलो ठीक है ये एक्सेप्ट मैं कर लेता। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? बताइए मुझे, बताइए कोई हो डाउट? गया। ठीक है, अब इसके बाकी के पार्ट में आपको कल करा दूंगा, ठीक है। अभी आज की क्लास में अगर कोई आपका हो तो आप मुझे बताइए डाउट, कुछ भी अगर आपको ना क्लियर हुआ हो तो, ठीक है। और आपकी क्वेरीज में देख रहा हूँ, देखिए जीरा पे आपकी क्वेरीज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आप पढ़ें आपकी क्वेरीज आ रही हैं, अगर नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी क्वेरीज आएंगी, तो आप थोड़ा सा समझें उसको, सारे के सारी चीजों को और पढ़ें। मैंने जैसे आपको मिरर इमेज रूल के बारे में बताया है,
या मैंने आपको आज एक्सेप्टेंस के बारे में बताया। अब आज आपके लिए ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस को पढ़ें एक बार, साथ ही आप एक बार सेक्शन 7 को पढ़िएगा, सेक्शन 8 को पढ़िएगा, सेक्शन 7 और 8 को पढ़िएगा, और एक बार आप कंसेंट और फ्री कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस कोहर्शन क्या है एक बार आप अपने साथ ही उनकी रीडिंग करते रहिए। अगर आप साथ साथ रीडिंग करते रहेंगे तो आपके जब मैं और आपको अगर रीड करते हुए कोई डाउट आया और जब मैं आपको समझा रहा हूँ कोई भी चीज और अगर फिर भी आपका डाउट वापस रेज होता है तो आप और अच्छे से क्वेश्चन पूछ पाओगे, क्योंकि एक बार आपने उस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है। और जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो और आपको वो क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो अगर कोई डाउट होगा तो और जीरो के ऊपर आप डाउट पूछेंगे तो और आपकी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो अपना आज यहाँ तक हो गया। अब अपने कल इसके बाद से हम कवर करेंगे। ठीक है, कोई और डाउट हो तो आप मुझे बताइए। रेणुका, No, शिवम, शुभांकर, आयुषी, विशाखा, नो सर। मैम कोई No, डाउट sir. आपको? ठीक नहीं, ठीक है, I'll read this and then हाँ, एक बार आप रीड कर ले मैम तो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए आप करें अपना, और हम कल क्लास पे 6 o'clock की कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके ओके। Okay, sir. थैंक यू ऑल, थैंक यू।